तो अब हम यहाँ पे जो भी हम टेस्ट करेंगे जिसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें देखना होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। तो अब जैसे यहाँ पे ये जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है या टेस्ट अबाउट इक्वलिटी ऑफ 3 और मोर प्रोपोर्शन है, तो इसमें क्योंकि हमें रोज बाय कॉलम्स का कॉन्टिजेंसी टेबल दिया हुआ है, तो हम वहां से निकालेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये मालूम करेंगे कितनी वैल्यूज है जो हम फ्रीली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी कॉलम में वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो हम फ्रीली स्पेसिफाई करते हैं। तो कॉलम में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो C-1 है, C नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसी तरह किसी भी रो में, क्योंकि रो टोटल आपको दिया हुआ है जो कि फिक्स्ड है, तो किसी भी रो में जैसे अगर 4 वैल्यूज हैं उसमें आप सिर्फ 3 वैल्यूज को अपनी मर्जी से मुंतखब कर सकते, चौथी को अपनी मर्जी से मुंतखब नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका सम होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी रो में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री अवेलेबल वैल्यूज होंगी वो वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रो वैल्यूज होंगी। तो जो रो की आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो R-1 है। तो जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो आपके पास किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1। इन दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके बराबर है? R-1 इंटू C-1। R क्या है? नंबर ऑफ रोज, और C आपके पास क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला है। और ये आपके पास जो है सेकंड स्टेप में जो आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसको निकालने का फार्मूला है, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर अब जब थर्ड स्टेप में हम देख लेते हैं कि हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, तो उसमें राइट टेल में आपका रिजेक्शन रीजन होता है। तो अब क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जरूरत है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कहाँ से मालूम करेंगे? R-1 इंटू C-1 से। और फिर हमें क्योंकि अल्फा दिया हुआ है एरिया इन राइट टेल, तो हम जो है वो काई स्क्वायर टेबल में जाके जो है क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 3 कंटीजेंसी। 3 आपके पास टेबल है, जैसे टेबल ए है, इसमें नंबर ऑफ रोज R3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स C4 है, यानी ये 3/4 का टेबल है। तो अब इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह निकालेंगे? वो R इंटू C के बराबर नहीं है, वो R-1 इंटू C-1 के बराबर है। तो R-1 है 2, C-1 4 -1 है 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास होगी 6। इस तरह अगर आपका कंटीजेंसी टेबल जो है वो C है, इसमें नंबर ऑफ रोज 6 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 9 है, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी R-1 इंटू C-1 से निकालेंगे कितनी होगी? तो R-1 6 -1 5 है, C-1 जो है 9 -1 8 है, तो 8 5 40, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 40 है। तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। तो अब जब हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो वी विल फाइंड क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम काई स्क्वायर टेबल, जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है हमारे पास, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हम ऊपर निकाल चुके। तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है, अल्फा पता है, तो काई स्क्वायर के टेबल को जाके पढ़ लेंगे और हमें क्रिटिकल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सही है। अब अजय, अब इसमें हम क्या चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोपोर्शंस हैं वो आपके पास इक्वल हैं, या जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। तो अब ये चेक करने के लिए कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमने जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो हमें गिवन थी, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली। अब हम देखेंगे उनमें कितना डिफरेंस है, क्या उनमें जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट एनफ है, क्या वो बहुत ज्यादा है। डिफरेंस तो होगा, क्या वो डिफरेंस सैम्पलिंग की वजह से है या वो डिफरेंस इस वजह से है कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी ही नहीं पाई जाती। तो हम वो डिफरेंस निकालेंगे। तो अब हम जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है उसका हम डिफरेंस निकाल के एरर मालूम करेंगे। अब होता क्या है, जो एरर आपके पास होती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव साइन से छुटकारा हासिल करने के लिए, ताकि सारी एरर्स के मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाए, हम स्क्वायर कर लेते हैं, जिस तरह हम वेरिएंस में करते हैं। वेरिएंस में भी हम जब x में से x माइनस किसी भी वैल्यू में से हम x बार मीन को माइनस करते हैं, तो जो उससे मीन से उसका जो मीन से डेविएशन आता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो माइनस साइन को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर भी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे, और माइनस साइन खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये FO ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हमने निकाल के उसका स्क्वायर कर लिया, और फिर हम इसकी रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे रिलेटिव एक्सपेक्टेड, उसको इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड करके हम इसकी रिलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि स्क्वायर का जो सम होता है वो काई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर का सम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर स्टेप 4 में वी विल कैलकुलेट काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा काई स्क्वायर सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं और ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, ये हम सैंपल के डेटा से निकाल रहे हैं, इसमें सैंपल का डेटा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है।
जैसे वहां पे एक्स बार निकालते हैं, हम एक्स बार सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है, या एस सैंपल का हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालते हैं, वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम कंटिजेंसी टेबल से यानी सैंपल डेटा से निकालेंगे। तो हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, हम हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में से उसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर लेंगे। अब ये कुछ प्लस में आएंगी, कुछ माइनस में आएंगी, माइनस के साइन को खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसके रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे डिवाइडिंग बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिर इसका सम ले लेंगे। तो ये सम ले लेंगे, सम ऑफ ऑल सच वैल्यूज। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, इसका डिफरेंस है, ये उनमें एरर है। हम ये चेक करना, क्लास हो रही है जी हेलो, हम ये चेक करना चाहते हैं क्या इस क्लास हो रही है, दे रहा हूँ। हम ये चेक करना चाहते हैं इस दिस डिफरेंस सिग्निफिकेंट एनफ। तो उसके लिए हम जो है ये हमने एरर निकाली, डिफरेंस निकाला, माइनस साइन खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर ले लिया, फिर इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, रिलेटिव वैल्यू निकाली। ऐसा हमने तमाम सेल्स के लिए किया और फिर इनका हमने सम ले लिया। अब ये जो सम आएगा ये हमारा, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो काई स्क्वायर होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया काई स्क्वायर कब अपेयर होती है, जब हम स्क्वायर का सम लेते हैं। तो ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होगा, ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हम स्टेप 4 में कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जिस तरह पहले स्टैंडर्ड एरर वगैरह निकालते हैं। अब आ जाए स्टेप 5 में, अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो स्टेप 4 में हमने काई स्क्वायर सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो है वो निकाला है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो थर्ड स्टेप में जो हमारे पास ये जो डायग्राम आ रही है, इसमें कहाँ पर रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में, कहाँ पे फॉल करता है। तो ये जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जिस रीजन में होगी उसके हिसाब से हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड इन फिफ्थ स्टेप फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, देन डू नॉट नेग्लेक्ट नल हाइपोथेसिस या डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर अदरवाइज वो रिजेक्शन रीजन में, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और इसी तरह अपना कंक्लूजन हम बता देंगे। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल कर लें, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं आपके कोई मुश्किल नहीं है, सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 11.2 है, वही आपके पास ब्रांड मैनेजर जो है वो कंसर्न है कि उसकी ब्रांड की जो शेयर है वो डिफरेंट 4 रीजन्स में डिफरेंट है। तो वो सर्वे करता है, कंट्री को 4 जियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड कर देता है। तो एक तो कॉलम में रीजन्स है और रो में आपके परचेजिंग हैबिट्स हैं, और 100 कंज्यूमर्स उसने लिए हर रीजन में, और उससे उसको ये सर्वे मिल गया कि कितने परसेंट उसके ब्रांड को खरीद रहे हैं, कितने परसेंट नहीं खरीद रहे। ये आपको डेटा गिवन है। तो ये रो टोटल है आपके पास, ये कॉलम टोटल है। टोटल जो है 400 आपके पास वैल्यूज है। हर रीजन से आपने 100 लिए, डिफरेंट भी ले सकते थे, जरूरी नहीं कि आप सेम ले। तो यहाँ पे 400 है। अब आपने बोला डेवलप ए टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल बनाए। कैलकुलेट द सैंपल काई स्क्वायर वैल्यू, सैंपल काई स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करें। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएं। और अल्फा 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पर टेस्ट वेदर ब्रांड शेयर इज द सेम अक्रॉस द 4 रीजन्स। तो ये हमने टेस्ट करना है कि क्या जो ब्रांड शेयर है वो तमाम रीजन्स में सेम है या नहीं। तो हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू टेस्ट दैट ब्रांड शेयर इज सेम अक्रॉस द 4 रीजन। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास कॉलम में, रीजन्स और रोज में परचेजिंग हैबिट, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि रीजन्स और परचेजिंग हैबिट्स जो है इंडिपेंडेंट है या नहीं, यानी परचेजिंग हैबिट डज नॉट डिपेंड ऑन रीजन्स, या regions and purchasing habits are separate. So we want to test whether regions and purchasing habits are related or not. So this is the test of independence. ये test of independence है। तो this test involves 4 proportions. तो इस test of independence में 4 proportion involve है। तो we will use chi-square distribution, chi-square test use करेंगे, और this is chi-square test, ये chi-square test है आपके पास। तो अब यहाँ पर आज मैं पूरा आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 है, हम नल हाइपोथेसिस को जो है स्ट्रेट करते हैं। तो आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, आप वर्ड में कर सकते हैं, इक्वेशन बना के कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस ये कि ब्रांड शेयर इज सेम अक्रॉस द 4 रीजन्स। इसका मतलब यही है कि जो चारों रीजन्स में परचेजिंग प्रोपोर्शन है वो सेम है, यानी ऑल 4 प्रोपोर्शंस आर इक्वल। या अब इस तरह बता दें, ब्रांड शेयर डज नॉट डिपेंड ऑन द रीजन, या ब्रांड शेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन, या ब्रांड शेयर इज सेम अक्रॉस द 4 रीजन्स, या परचेजिंग प्रोपोर्शंस आर इक्वल इन 4 रीजन्स। तो ये किसी भी तरीके से बता दें, एक ही मतलब है। इसका आप जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो भी आप कई तरीकों से बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे तरीकों से बताएं, मैं डिफरेंट तरीके दिखा रहा हूँ, आप किसी भी उससे बता सकते हैं। तो ब्रांड शेयर इज नॉट सेम अक्रॉस द 4 रीजन्स, ये अल्टरनेटिव है। या ब्रांड शेयर डिपेंड्स ऑन द रीजन, या ब्रांड शेयर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन, या ब्रांड शेयर इज रिलेटेड विद द रीजन, या ऑल 4 प्रोपोर्शंस आर नॉट इक्वल, ऑल 4 प्रोपोर्शंस ऑफ परचेजिंग हैबिट्स इन 4 रीजन्स आर नॉट इक्वल।
तो ये आप किसी भी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप बता सकते हैं। इसमें अल्फा जो है वो 0.05 है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में अब स्टेप 2 में जो हम कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे, इसमें जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये हमने किस तरह कैलकुलेट किया, इसके अंदर ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। ये जो आपको डेटा दिया हुआ है, तो जैसे ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो परचेजिंग वैल्यू है 40, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर ब्रांड शेयर और रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट है, या परचेजिंग जो प्रोपोर्शन है वो तमाम रीजन्स में सेम है, तो फिर आप किस फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्ट करेंगे, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये 40 की कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें जो रो टोटल है 190, इसको मल्टीप्लाई किया कॉलम टोटल 100 से, डिवाइड कर दिया 400 से। इस तरह ये जो साउथ वेस्ट में 50 है, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसके रो टोटल 190 को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड कर दिया 400 से। तो इस तरीके से ये मैंने टेबल बना के दिखा दिया आपको। इसके अंदर ये सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली मैंने, और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली। ये आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी ऑब्जर्व तो 40 है, लेकिन अगर ब्रांड शेयर इक्वल हो तो हम किस फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्ट करेंगे, 47.5। तो इसमें डिफरेंस है। अगर और इस तरह ऑब्जर्व तो 55 है, लेकिन अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, अगर ब्रांड शेयर चारों रीजन में सेम हो, तो हम किस फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्ट करेंगे, 47.5। अब हमने देखना है कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में जो ये डिफरेंस है, क्या ये सिग्निफिकेंट एनफ है या नहीं, ये क्या सैम्पलिंग की वजह से है या नहीं। तो अब आ जाए स्टेप 3 में। तो यहाँ पे जो है हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा, जिसका एरिया अल्फा हमेशा राइट टेल में होगा, तो अल्फा 0.05 है, ये रिजेक्शन रीजन है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है राइट स्क्यूड होती है, राइट टेल में रिजेक्शन रीजन है या एक्सेप्टेंस रीजन है जो 0 से ऑनवर्ड है, और ये दोनों को जो सेपरेट करिए क्रिटिकल वैल्यू। अब ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमें राइट टेल में एरिया तो पता है, अब हम जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रो -1 इंटू कॉलम -1, R-1 इंटू C-1। तो ये जो आपको टेबल दिया हुआ था कंसिस्टेंसी टेबल, तो याद रखें इसमें टोटल वाली रोज और कॉलम्स है वो इसका हिस्सा नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है कि आप इसको भी शामिल कर लें। ये सिर्फ आपकी ये रोज है, ये टोटल वाले कॉलम्स और ये टोटल वाली रोज शामिल नहीं है। तो इसमें कितने आपके पास रोज हैं, पहले हम रो बताते हैं। 2 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, तो ये 2/4 का टेबल है, 2/4 का कंटिजेंसी टेबल है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है आपके पास वो 4 है। तो R-1 2-1 इंटू 4-1 1 इंटू 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गई 3। तो अब एरियाज इन राइट टेल अल्फा 0.05 है। तो अब ये क्रिटिकल वैल्यू पढ़ते हैं काई स्क्वायर के टेबल से। काई स्क्वायर के टेबल में जाएंगे, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और एरिया इन राइट टेल 0.05 है। तो अब इसके अगेंस्ट से प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 और 0.05। तो ये ऊपर मैं काई स्क्वायर टेबल से पढ़ लेता हूँ, 3 और 0.05 ये है एरिया। पहले आप तलाश करें 0.05 एरिया इन राइट टेल। 0.05 एरिया जो है आपके पास वो ये रहा 0.05 एरिया राइट टेल। 0.05 के कॉलम में आए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 थी, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में 3, एरिया इन राइट टेल में 0.05। तो इस रो और इस कॉलम के अगेंस्ट आप देखें जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, सॉरी ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है 7.815 है, तो ये आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल गई 7.815। तो ये जो है हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। तो क्रिटिकल वैल्यू जो हमने काई स्क्वायर टेबल से पढ़ ली, तो ये हमारे पास आ गई। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ ली 7.815। अब आ जाए स्टेप 4 में। अब हम अपना सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जो क्या है, हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस करें ताकि उनमें एरर या डिफरेंस आए। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव होगा, माइनस साइन खत्म करने के लिए इसको स्क्वायर कर लें, तो ये स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस है। फिर इसको नॉर्मलाइज कर लें, इसको रिलेटिव निकालने के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लें। ऐसा आप हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए करें और इसका सम ले लें। तो ये इसका मैंने टेबल बना दिया। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 40, इसकी एक्सपेक्टेड थी 47.5, FO माइनस FE, FO माइनस FE 40 माइनस 47.5 माइनस 7.5, इसका स्क्वायर कर लिया 56.25, फिर इस स्क्वायर को डिवाइड कर दिया FE से यानी 47.5 से, तो ये वैल्यू आ गई 1.184। इस तरह हमने हर वैल्यू के लिए किया। इस तरह 50 के लिए किया, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 50 है, इसकी एक्सपेक्टेड थी 52.5, तो FO माइनस FE आ गया, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड -2.5, इसका स्क्वायर कर लिया माइनस खत्म करने के लिए 6.25, फिर इस स्क्वायर को इसकी जो एक्सपेक्टेड है 52.5 से इससे डिवाइड कर लिया। तो ये जो लास्ट कॉलम है इसमें FO माइनस FE स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE है, इस सब का सम ले लिया, तो ये हमारा काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स आ गया, काई स्क्वायर जो कि 5.012 है। अब हम इसको चेक करते हैं किस रीजन में, एक्सेप्टेंस में या रिजेक्शन में। तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू थी जो हमने ऊपर मालूम करी थी स्टेप 3 में, वो 7.815 है, और ये जो काई स्क्वायर सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है ये है 5.012। तो अब देखिए ये 7.815 से लेस है,
ये किस रीजन में होगी, यहाँ पे कहीं एक्सेप्टेंस रीजन में, तो हम कंक्लूजन लिख देंगे एज द वैल्यू ऑफ chi square 5.012 is in acceptance region, so do not reject H naught. So we conclude that brand share does not differ significantly by region, or brand share is not related with region, or brand share is same in each region, या brand share is independent of the region. तो यहाँ पे जो चारों रीजन में जो परचेजिंग प्रोपोर्शन है वो बराबर है, यानी जो ब्रांड शेयर है वो रीजन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका chi स्क्वायर टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह हम एक और इस पे करते हैं क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन है 11.7, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ या आप खुद करें, ये मैं आपको करवा देता हूँ। आपके पास ये है, आपके पास बल्कि शायद नहीं, यही क्वेश्चन, हाँ ये दो क्वेश्चन एक ही से मुतालिक है। तो ये 11.7 11.8 एक ही से मुतालिक है। तो 11.7 है, एन एडवर्टाइजिंग फर्म इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द डेमोग्राफिक्स फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। तो दे हैव रैंडमली सिलेक्टेड 75 पीपल इन ईच 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो अब इसमें कॉलम में आपके पास जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, यानी 18 से 29 तक एज ग्रुप है, 30 से 39 तक, तो कॉलम में एज ग्रुप है। तो उन्होंने जो है 75 पीपल लिए इन ईच ऑफ 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट टू देम, और फिर द रिजल्ट्स ऑफ दिस सर्वे आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब ये आपको टेबल दिया हुआ है कि जो एज ग्रुप 18 टू 29 है, अब उन में वो उस प्रोडक्ट को परचेज फ्रिक्वेंटली, तो वो 12 उस पे परचेज फ्रिक्वेंटली करते हैं, सेल्डम परचेज 18 है और नेवर परचेज 45 है। इस तरह हर एज ग्रुप में ये 3 रो वाइज में जो परचेजिंग हैबिट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ये डेटा दे दिया है। तो कॉलम में आपके पास 2 एट्रीब्यूट है इसमें, इस पॉपुलेशन में, कॉलम वाइज है एज ग्रुप और रो वाइज है परचेजिंग हैबिट्स। यहाँ पे परचेजिंग हैबिट्स की 3 कैटेगरीज करी हुई है, परचेज फ्रिक्वेंटली, सेल्डम परचेज और नेवर परचेज। तो अब इसमें आने पहले तो वही हमने टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनाना है, फिर वही हमने chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.01 तो शुड द नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड। ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं हम इसके ऊपर। तो अब ये आपके पास ये कंटिजेंसी टेबल है, तो इसमें हमें कॉलम टोटल रो टोटल नहीं दिया होता, हम खुद निकाल लेते हैं। तो इस रो में तमाम वैल्यूज का टोटल है, ये रो टोटल है RT, ये पहली रो का है 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 32 101 आ गया। इस तरह ये कॉलम वाइज टोटल है, कॉलम टोटल ये 12 प्लस 18 प्लस 45 75, तमाम कॉलम्स का टोटल निकाल लिया, तमाम रोज का। तो तमाम रोज की वैल्यूज को या तमाम रोज की टोटल वैल्यूज को या तमाम कॉलम्स की टोटल वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो 375 आ गया, यानी 101 प्लस 126 प्लस 148 ये भी 375 है, या 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 ये भी 375 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है 375 है। तो अब हम नल हाइपोथेसिस स्टेप 1 में, अब यह chi स्क्वायर टेस्ट हम कर रहे हैं, तो ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या एज ग्रुप और परचेजिंग हैबिट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, या मतलब परचेजिंग का जो प्रोपोर्शन है तमाम एज ग्रुप में सेम है या नहीं। तो अब इसमें H नॉट जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, प्रोडक्ट परचेज इज सेम अक्रॉस द एज ग्रुप्स, या जो तमाम प्रोपोर्शन है जैसे तमाम एज ग्रुप्स में, फर्स्ट एज ग्रुप में P1 P2 P3 P4 P5, ये 5 प्रोपोर्शंस की इक्वलिटी के बारे में टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको हम chi स्क्वायर टेस्ट से करें। जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर अगर ये कभी P प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में अगर टेबल ना दिया हुआ हो, ऐसी डाटा दिया हुआ हो, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, वो डेटा से आप टेबल बना लेंगे, उसमें मतलब हर कैटेगरी के अक्रॉस आपको डेटा आपको टेबल में ही दिया हुआ होगा। वर्ड्स में अगर डिफाइन करेंगे तो वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा ना। ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई सिंगल स्टैटिस्टिक्स हो के मीन इतना है, वेरियंस इतना है, तो इसमें तो हर कैटेगरी के अक्रॉस आपको डेटा दिया हुआ होगा, तो टेबल आपको लास्ट में गिवन होगा, इसमें आप परेशान नहीं हो। तो ये आपका नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि जो प्रोडक्ट परचेज है इज डिफरेंट अक्रॉस द एज ग्रुप, यानी जो प्रोपोर्शन है आपके पास प्रोडक्ट की परचेज का, दे आर नॉट ऑल इक्वल, सब इसमें बराबर नहीं है। तो इसमें जो आपको सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है वो 0.01 है। तो अब इसमें जो स्टेप 2 में अब इसका कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ जो इस फॉर्मूले से आएगी, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जैसे मैंने एक सैंपल के तौर पर दिखा दिया कि अगर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 12 है आपके पास, ये वाली 12 है, तो इसका रो टोटल 101 है, इसका कॉलम टोटल 75 है और n 375 है, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 12 की क्या आएगी, 75 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 375 है, 20.2 है। इस तरह मैंने तमाम एज ग्रुप के अक्रॉस और तमाम परचेजिंग हैबिट्स के अक्रॉस जो है ये जो है मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। ऑब्जर्व ऊपर दी हुई है 12, एक्सपेक्टेड ये है 20.2 जो इस फॉर्मूले से निकाली, ये जो है ये एक मैंने शो करके दिखा दी है।
इस तरह सेल्डम वाले केस में ऑब्जर्व्ड 18 है तो इसकी एक्सपेक्टेड आ गई है, तमाम की हमने ऑब्जर्व तो गिवन थी, एक्सपेक्टेड इस फॉर्मूले से निकाल ली है, सही है। तो या तो आपका कंटिजेंसी टेबल बन गया है जिसमें एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आप दिखाते हैं। अब आ जाए, अब यहाँ पे जो स्टेप 3 आप क्या काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा हमेशा वो राइट टेल में होगा। ये रिजेक्शन रीजन दिखा दिया काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, Z और T नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, बेल शेप नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, राइट स्क्यूड है, राइट टेल लॉन्ग है। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम काय स्क्वायर टेबल, तो हमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करनी पड़ेगी जो R-1 इंटू C-1 है। तो अब इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो ये जो आपका टेबल आपको गिवन था जो था इसमें 3 रोज है और 5 कॉलम्स है। पहले रोज बताते हैं, 3/5 का टेबल है, तो 3 आपके पास रोज है और 5 जो है आपके पास कॉलम है, तो उससे आ जाए R-1 3-1 C5 5-1 3-1 2 C5-1 4, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 आ गई। एरिया इन राइट टेल 0.01 है, तो हम काय स्क्वायर टेबल में जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 और एरिया इन राइट टेल 0.01 के अगेंस्ट ये वहां से वैल्यू पढ़ लेंगे, आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा काय स्क्वायर टेबल से, तो ये 20.09 है। अब हम स्टेप 4 में सैंपल स्टैटिस्टिक जो है कैलकुलेट करेंगे सैंपल की वैल्यू से। तो यहाँ पे जो सैंपल काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, F0 माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE और इसका सम। तो ऊपर हम FO FE निकाल चुके हैं, अब ये टेबल बना लेते हैं। F ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 12 थी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20.2 है, तो FO माइनस FE हो गया 12 माइनस 20.2 माइनस 8.2, इसका स्क्वायर ले लिया माइनस 8.2 का 67.24, फिर उसको FE यानी 20.2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3.328 कर लिया। इस तरह तमाम वैल्यूज के लिए कर लिया, इन तमाम का सम ले लिया, तो ये सम ऑफ ऑल समेशन ऑफ FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE, यानी ये इस कॉलम में तमाम वैल्यूज का सम ये आ गया 32.275। ये हमारा सैंपल काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पे रिजेक्शन रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन में। तो क्रिटिकल वैल्यू थी 20.09 और ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है ऑब्जर्व वैल्यू ये हमारे पास है 32.2725, तो ये इससे ज्यादा है, तो ये किस रीजन में है, ये जो है रिजेक्शन रीजन में है। तो एज द वैल्यू ऑफ सैंपल काय स्क्वायर इज इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0, तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट H1 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम कंक्लूड करते हैं दैट प्रोडक्ट परचेज इज रिलेटिव विद एज ग्रुप्स, यानी प्रोडक्ट परचेज एज ग्रुप से इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट। जो प्रोडक्ट की परचेज की प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट है, वो एज ग्रुप के साथ रिलेटेड है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि जो काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है या काय स्क्वायर जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं 3 या 3 से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्वल है या नहीं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आप किस तरह करेंगे, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है बिल्कुल। तो अब ये 11.9 11.10 दोनों एक ही आपके पास एक्सरसाइज है, एक ही टेबल से मुतालिक क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। वो ये आपने काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इसमें करना है, और इसी तरह 11.11 है, 11.12, ये सब इसी तरह के हैं। तो ये काय स्क्वायर का 2 यूज मैंने कर लिए यहाँ पे, मतलब ये 2 यूज आपके पास हो गए। कौन कौन से 5 यूज मैंने आपको बताए थे काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से हम 5 टाइप्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहली है ये इक्वलिटी चेक करें फॉर 3 और मोर प्रोपोर्शन, या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से दोनों रिलेट हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपने कर ली। अब आ जाए काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से अब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं। तो अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसको हम पढ़ते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है? तो ये तीसरा आपके पास थर्ड यूज है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का या काय स्क्वायर टेस्ट का। तो अब जो थर्ड आपके पास ठीक है, तो थर्ड हमारे पास जो अब यूज है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज तो ये आपके पास आ गया काय स्क्वायर एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। काय स्क्वायर को हम यूज करेंगे ये मालूम करने के लिए कि अगर हम कोई गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कोई हम अप्रोप्रिएट कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं तो वो फिटिंग कितनी अप्रोप्रिएट है, वो फिटिंग कितनी गुड है, तो इसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। तो द काय स्क्वायर टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड to decide whether a particular probability distribution such as the binomial Poisson या normal is the appropriate distribution or not. Can we fit any of these distribution on a given or observed distribution? अगर हम किसी given या observed distribution पे इनमें से कोई भी एक distribution fit करते हैं तो वो कितनी अच्छी fit है, उसकी goodness of fit हम calculate करते हैं। तो अब इसमें जो काय स्क्वायर टेस्ट है वो अब मैं बताता हूँ। इसमें स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में मैं नल हाइपोथेसिस, स्टेप 1 में नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि द पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स ऑन द गिवन डेटा, यानी जो
पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट करती है आपके गिवन डेटा पर, और इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास क्या होगा कि द पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट फिट ऑन द गिवन डेटा। तो इसमें फिर हम सिग्निफिकेंस लेवल बताएंगे अल्फा, तो अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस बताएंगे कि वो फिट करती है, अल्टरनेट बताएंगे कि फिट नहीं करती, अल्फा बता देंगे। स्टेप 2 में हम जो है वही उसी तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हमारी पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पे फिट करती है ना, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर हम क्या फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेबल। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं तो बाइनोमियल टेबल यूज होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं तो पॉइसन टेबल यूज होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं तो फिर जेड टेबल हम यूज करेंगे। और पी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल। पी जो है हम टेबल से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और देन हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल है उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी पी इंटू एन, तो इससे हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला ये है, पहले आप जो भी आप फर्ज करेंगे कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रही है तो आप किस फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्ट करें वो मालूम करने के लिए आप पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से जाके आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उस प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एन से मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला पी इंटू एन, पी आपके टेबल से आएगा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप फिट कर रहे हैं उससे। फिर स्टेप 3 में आप यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। रिजेक्शन रीजन आपका हमेशा राइट टेल में होगा, एरिया जो रिजेक्शन रीजन का अल्फा होगा, उसी तरह आप क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, तो हर टेस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप मालूम करेंगे। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में रो और कॉलम होती है तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है R-1 C-1। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस है, नंबर ऑफ कैटेगरीज है, तो यहाँ पे के क्या है आपके पास, नंबर ऑफ क्लासेस क्या, नंबर ऑफ कैटेगरीज, और नंबर ऑफ एसेस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मतलब जैसे आप मीन या आप सैंपल मीन कैलकुलेट करते हैं x बार, तो वो एक आपके पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो गया, या आप जो है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं s, ये एक आपके पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो कितने सैंपल स्टैटिस्टिक्स आपको कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं उसका नंबर, नंबर ऑफ एसएस, नंबर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो हमें पता है जनरली जो नंबर ऑफ क्लासेस है उनसे एक वैल्यू कम करके आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। अगर के नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो आप कितनी वैल्यूज आसानी से आप फ्रीली स्पेसिफाई कर सकते हैं, K-1। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है K-1। अब इसमें अगर आप फर्दर कोई और सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको फर्दर आपने माइनस करना पड़ेगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी और कम हो जाएगी। तो फिर आप K-1 में से जितने आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर उसको भी माइनस करेंगे। मतलब जैसे अगर आप सिर्फ सैंपल मीन कैलकुलेट करते हैं तो आप नंबर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स 1 है तो यहाँ पे 1 फर्दर आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप सैंपल मीन भी कैलकुलेट कर रहे हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 2 सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर जो नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी जगह 2 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम में अगर आपको सैंपल मीन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत नहीं है तो ये 0 होगा, तो जस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम K-1 होगी। ठीक है, तो आप फिर क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर लेंगे काई स्क्वायर टेबल से, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा की मदद से। फिर उसके बाद जो आप स्टेप 4 में वही उसी तरीके से जिस तरह टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आप ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर भी सेम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है। मतलब आप वही चेक करना चाहते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एफ निकाले, इसका स्क्वायर कर ले, डिवाइड कर दें एफ से, सम ले ले। सेम सैंपल स्टैटिस्टिक्स है जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, ये आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकाल लें। फिर आप देखें ये कहाँ पे रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में, उसी हिसाब से आप कंक्लूड कर दें। तो अब जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। एक्सरसाइज 11.3 बस इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के फार्मूले का फर्क है और थोड़ा सा आप टेबल से प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो, यानी ये स्टेप है, टेबल से आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले से निकालेंगे, और फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके फार्मूले का फर्क है, बाकी जो प्रोसीजर है वो आपके पास सेम है। तो अब जैसे ये एक्सरसाइज 11.3 है कि एट द 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैन वी कंक्लूड दैट द फॉलोइंग 400 ऑब्जर्वेशंस फॉलो ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3। तो ये जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ अराइवल्स पर आवर, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 3 हो, क्या वो इसके ऊपर फिट होती है या नहीं। मतलब क्या ये डेटा एक ऐसी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हम डिफाइन कर सकते हैं जिसका मीन 3 हो। तो ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप फिट करें, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर मीन 3 है।
तो अब इसमें के क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास कितनी है, ये आपको नंबर ऑफ अराइवल्स या क्लासेस दी हुई है, 0 अराइवल्स, सो 1 2 3 4 या 4 5 और मोर। तो नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास 6 है, ये के की वैल्यू है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ आवर्स अगर 0 है तो ये 20 वैल्यूज है, नंबर ऑफ आवर्स अराइवल्स पर आवर 1 है तो ये 57 फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू है। तो ये सबका सम ले लिया, 20 प्लस 57 प्लस 98 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 62, तो ये सबका सम, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ गया 400। ऊपर बताया भी था उसने कि 400 ऑब्जर्वेशन है। तो नंबर ऑफ क्लासेस आप मालूम कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस के आपको आगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जरूरत पड़ेगी। अब आ जाए, अब मैं यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करता हूँ, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो स्टेप 1 क्या है, मैं नल हाइपोथेसिस लेता हूँ, द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 3 फिट्स ऑन द गिवन डेटा। तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस पर फिट होती है, ये नल हाइपोथेसिस है। H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, डज नॉट फिट ऑन द गिवन डेटा, ये इस पर फिट नहीं होती। अल्फा 0.1 है आपके पास। अब स्टेप 2 में आ जाए, इसमें अब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज मालूम होनी चाहिए इन क्लासेस की, ठीक है ना। तो अब ये प्रोबेबिलिटीज हम किस तरह निकालेंगे, तो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज FE यूजिंग पॉइसन टेबल। पॉइसन टेबल आपके पास है, उसमें आप जाएं तो गो टू पॉइसन टेबल जिसमें लैम्डा 3 है आपके पास। तो ये मैं पॉइसन टेबल का मैंने पोर्शन दिखाया जहां से मैंने प्रोबेबिलिटीज निकाली, आपके पास है। तो ये प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए मैं पॉइसन टेबल में गया, ये रहा। इसमें लैम्डा पैरामीटर गिवन होता है ऊपर रोज में, मीन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो लैम्डा 3, ये लैम्डा 3 ये लास्ट कॉलम में है। तो अब मुझे किन किन क्लास की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, ये क्लास है, नंबर ऑफ अराइवल्स पर आवर, ये एक्स की वैल्यू, x 0 हो तो ये x की वैल्यू में मैंने दिखाया ना, अगर x 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.0498, x 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1494, x 2 है, x 3 x 4 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकाली। यानी यहाँ पर ये जो क्लासेस आपको दी हुई है ये x की वैल्यूज है। इन x की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जो आप डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं उसके अप्रोप्रिएट टेबल में जाके अप्रोप्रिएट पैरामीटर में वो उसके प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज पढ़ लेंगे। अच्छा, अब ये लास्ट क्लास की प्रोबेबिलिटीज किस तरह पढ़ेंगे, ये 5 और मोर। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 5 और मोर। तो जब हम इस टेबल में जा रहे हैं तो ये जो सारी वैल्यूज है 5 से लेके लास्ट तक, ठीक है ना, इन सब की ये प्रोबेबिलिटीज का मैंने जमा कर लिया। ये 5 और मोर के लिए, 5 और मोर, तो 0.1 से लेके 0.05 इन सब का मैंने सम ले लिया, तो ये आ गया 0.1848। ये प्रोबेबिलिटी है अगर x 5 और मोर है, ठीक है। तो पॉइसन टेबल में लैम्डा 3 के अगेंस्ट ये जो हमें x की वैल्यूज गिवन थी 0 1 2 3 4 5 4 इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाली मैंने, कि मुझे p मिल गया, ठीक है ना। तो जैसे फॉर x 0 के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको पॉइसन टेबल से जो मिली है 0.0498 है, वो ये मैंने ये दी हुई है आपको 0.4098, और n जो है आपके पास वो 400 है। तो अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे, अगर मैं फर्ज कर लूं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और गुडनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिट होती है, तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे p इंटू n। तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.0498 है, इसको n 400 से मल्टीप्लाई करा तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस तरह मैंने ये टेबल बना लिया। ये पॉइसन, ये अराइवल्स पर आवर, ये x की वैल्यू 0 है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 400 है, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.0498, इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 20, एक्सपेक्टेड निकाल ली p इंटू n से। इसका जो p है इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, 19.92 आ गया। 1 के अगेंस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर नंबर ऑफ अराइवल्स x1 है तो इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 57 है, एक्सपेक्टेड क्या होगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी 0.1494 है जो पॉइसन टेबल से हमने पढ़ी है, इसको मल्टीप्लाई किया 400 से, तो ये इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई। इस फ्रीक्वेंसी को 400 से क्या ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इस तरह मैंने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है फार्मूले से कैलकुलेट कर ली, ये टेबल बना लिया। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आ जाए थर्ड स्टेप। अब इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इसमें जो आपका रिजेक्शन रीजन होगा हमेशा राइट टेल में होगा, उसका एरिया अल्फा के बराबर है। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन राइट टेल दिखा दी, राइट स्क्यूड है, क्रिटिकल वैल्यू अब हमने मालूम करनी है। तो अब इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, क्योंकि इसमें हम कोई सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी मीन, सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो सैंपल नंबर ऑफ ऐसे 0 है, तो खाली k -1 है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के। नंबर ऑफ क्लासेस था 6, तो 6 - 1 है 5, अल्फा है 0.1। तो आप काई स्क्वायर के टेबल में जाएं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लें और एरिया एंड राइट टेल 0.1 लें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल से वैल्यू पढ़ लें। मैं आपके छोड़ रहा हूँ, आप पर ये काई स्क्वायर टेबल से आप पढ़ लेंगे तो ये 9.236, ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो हमेशा याद रखें काई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होती है जब स्क्वायर लगाया। अब आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें उसी तरह। अब ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, तो ये टेबल बना लिया। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 20, इसकी एक्सपेक्टेड थी
19.92 FE, तो FO माइनस FE, इसमें से इसको माइनस किया 0.08, इसका स्क्वायर लिया, फिर इसको FE से डिवाइड किया, इस तरह हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए किया, तो आखिर में जो मेरे पास कॉलम है इसका सम ले लिया, तो ये मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक्स आ गया 4.809। अब मुझे चेक करना है ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है किस रीजन में, क्रिटिकल वैल्यू थी 9.236, ये वैल्यू उससे लेस है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो एज द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स chi square lies in acceptance region, so we do not reject null hypothesis, so we conclude that the data are well described by a Poisson distribution with lambda 3। यानी ये जो हम Poisson distribution इस पर फिट कर रहे हैं, ये फिट सही फिट हो रही है, इस डेटा को हम एक ऐसी Poisson distribution से डिफाइन कर सकते हैं जिसका मीन जो है वो 3 है। तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये इसमें जो है आपके पास एक्सरसाइज है। एक और क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का, तो आप देखिए दोनों टेस्ट मिलते जुलते हैं। एक तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, दोनों में जो chi स्क्वायर सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो आपके पास सेम है। वो क्या है, समेशन FO माइनस FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। बस जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा वो डिफरेंट है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफरेंट है। तो अब इसमें ये है कि ये बिलो इज एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ऑफ वेरिएबल की। या आपको ये कैटेगरीज दी हुई है, लेस देन 2.6 हो, बिटवीन 2.6 एंड 3.79 हो, बिटवीन 3.8 4.99 हो, तो ये इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। लेस देन 2.6 अगर ऑब्जर्व वैल्यू है x की तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। इस तरह अगर x की वैल्यू जो ऑब्जर्व्ड है बिटवीन 2.6 और 3.79 है, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इसका दरमियान है तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 30 है। ये FO दी हुई आपकी हर क्लास में। कितनी क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ क्लासेस जो आपके पास 6 है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, इनको ऐड कर दें, 6 + 30 + 41 + 52 + 12 + 9, तो ये टोटल वैल्यूज है आपके पास 150। तो इस पे आपके पास अब बोल रहा है कि ये जो डेटा है आप इस पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें जिसका मीन 5 हो और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। यानी ये जो डेटा है ये एक ऐसी, इस पर हम एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक है जिसका मीन 5 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। तो ये Z वैल्यू निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इन ईच क्लास, यानी प्रोबेबिलिटी निकालें टेबल से। पार्ट ए से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट करें। हर कैटेगरी में 6 कैटेगरीज हैं, 6 क्लासेस हैं। फिर chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें। फिर 0.10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करें, डज दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीम टू बी वेल डिस्क्राइब्ड बाय द सजेस्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। तो अब सारे काम हम कर लेते हैं इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, इसमें नल हाइपोथेसिस क्या है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mu 5 and sigma 1.5 fits on the given data। ये इस पर फिट होता है, अल्टरनेट ये डज नॉट फिट, इस पर फिट नहीं होता। अल्फा है 0.1। फिर स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यूजिंग नॉर्मल टेबल। अब इसमें हम नॉर्मल टेबल जो है मैं उसको यूज करूंगा। तो पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Z वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तमाम X वैल्यूज की। तो ये जो हमें